फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट है आपका, पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 चल रही है, जिसमें चैप्टर आपका आज 9 रहेगा, जिसमें हम लोग बुद्धि टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बुद्धि का अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा, प्रकार, मापन, इन सारे टॉपिक्स को हम इसमें आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर फर्स्ट है, यूनिट 3 है, चैप्टर 8 जो था हमारा वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। चलिए, तो आज बात करेंगे चैप्टर 9, जहां पे हम लोग बुद्धि को समझेंगे। बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, मापन, बहुत ही आसान भाषा में समझते चलेंगे। ये बुद्धि की विशेषताएं हो जाएंगी, बुद्धि क्या नहीं है, ठीक है, और बुद्धि प्रतिभा नहीं है, बुद्धि स्मृति नहीं है, और बुद्धि के प्रकार पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है, तो इस तरीके से पिक्चर्स के माध्यम से बहुत ही बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे, आसान भाषा में जो है, बहुत ही आसान भाषा में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए, हमारे नोट्स लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9628182649। ठीक है, आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पर, और उसकी डिटेल आपको बता दी जाएगी, फीस और कैसे क्या प्रोसेस है। आपको जो नोट्स होते हैं हमारे वो व्हाट्सएप पे मिलते हैं। आप सभी को पता है कि हम जो मानव प्राणी हैं, सब में बुद्धि पाई जाती है ना। बुद्धि ऐसी अनेक विशेषताओं से युक्त है, मनुष्य ऐसी अनेक विशेषताओं से युक्त है जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती हैं। मनुष्य के अंदर बहुत सारी विशिष्टताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती हैं। इन विशिष्टताओं में बुद्धि या मानसिक योग्यता का विशेष महत्व है। जो बुद्धि है और मानसिक योग्यता है, इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस है मनुष्य के जीवन में, कह सकते हैं। यद्यपि अन्य प्राणियों में कुछ ना कुछ बुद्धि अवश्य पाई जाती है, जो भी जानवर होता है उसमें थोड़ी बहुत बुद्धि जरूर पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में ये सबसे अधिक होती है। इसलिए मनुष्य को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये अवधारणा है। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछता है बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, तो अवधारणा में आप ये 4-6 लाइन जरूर लिखेंगे, इससे आपका इंपैक्ट अच्छा पड़ता है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बुद्धि में कोई एक गुण नहीं होता है, बल्कि बुद्धि अनेक गुणों का क्या है, कलेक्शन है, समुच्चय है। ठीक है, विजडम इज द कलेक्शन ऑफ मैनी क्वालिटीज। हमारी जो बुद्धि है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत सारी क्वालिटीज का कलेक्शन है। ठीक है, अतः किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान अथवा बुद्धिहीन तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण ना कर लिया जाए। हम ऐसे किसी को नहीं कह सकते कि तुम बुद्धिहीन हो या वह बहुत बुद्धिमान है। हम तब कह सकते हैं जब हम उसका परीक्षण कर लेते हैं, माप लेते हैं कि हाँ वास्तव में ये व्यक्ति बुद्धिहीन है, या फिर सिर्फ इसको हम शब्दों से कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम यूं ही किसी को मूर्ख या बुद्धिमान नहीं कह सकते। कुछ परिभाषाएं हैं, इनकी बात करते हैं। वुडवर्थ कहते हैं, वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ कहते हैं कि जो बुद्धि है वो कार्य करने का एक प्रोसेस है, एक मेथड है। बकिंघम कहते हैं सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। हमारी जो लर्निंग करने की जो पावर है, जो सीखने की शक्ति है, बस वही बुद्धि है। वहीं पर गॉल्टन कहते हैं बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक क्या है, योग्यता है। जो अमूर्त विचार होते हैं, जिन चीजों की हमारे सामने मूर्ति नहीं है, जो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, हम इमेजिनेशन करके जिनके बारे में सोचते हैं, वो जो योग्यता होती है वही बुद्धि है। स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि सापेक्ष चिंतन है। तो इस प्रकार से ये बुद्धि की अवधारणा थी, बुद्धि की परिभाषाएं। अब हम बात करेंगे बुद्धि की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं। देखिएगा, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे ध्यान से, मन से, तो आप साथ में याद कर लेंगे। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है।
बुद्धि क्या है? बुद्धि जन्मजात शक्ति है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मनुष्य जन्म लेता है उसके बाद वो बुद्धि प्राप्त करता है आकर के, नहीं, ये उसको प्रकृति की देन होती है, ये उसको जन्मजात प्राप्त होती है, यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। ठीक है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। अतीत के अनुभवों, यानी कि अतीत का मतलब होता है पास्ट, जो समय बीत गया उससे हमें जो एक्सपीरियंसेस प्राप्त हुए, जो अनुभव मिले, उन अनुभवों के माध्यम से जब हम कोई नया काम करते हैं तो हमें काफी हेल्प मिलती है। यही तो बुद्धि है कि आप पुराने काम से भी नए काम को करने में हेल्प ले पा रहे हो, उन अनुभवों का यहाँ पे लाभ उठा पा रहे हो। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। बुद्धि में अनेक प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं कि बुद्धि और ज्ञान एक ही है, नहीं, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? बुद्धि जन्मजात होती है और ज्ञान हम अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन करता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को, कॉम्प्लिकेशंस को दूर करके अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के अनुसार वो अपने व्यवहार को संगठन भी कर लेता है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लड़कियों में बुद्धि कम होती है, लड़कों में ज्यादा होती है, ये लड़कियों में ज्यादा होती है, लड़कों में नहीं। लिंग भेद का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ऐसी चीजें जो अमूर्त हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में सोच सकते हैं, ये क्या है? ये अमूर्त बुद्धि। ये बुद्धि क्या है? यही तो योग्यता है। बुद्धि क्या नहीं है? व्हाट इज नॉट इंटेलिजेंस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बुद्धि क्या नहीं है। चलिए इस पर बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा कहता है कि जो बुद्धि है वो ज्ञान नहीं है। बुद्धि ज्ञान नहीं है। नॉलेज इज नॉट इंटेलिजेंस। कैसे? बुद्धि ज्ञान नहीं है, यद्यपि उसके साथ संबंधित अवश्य है। यानी कि जो बुद्धि है वो ज्ञान से जुड़ी तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। व्यक्ति कितना ज्ञान प्राप्त करता है और यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। व्यक्ति कितना ज्ञान प्राप्त करता है यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। फिर भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, इन पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं। पहली बात तो यह है कि जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आप लोग मोबाइल चलाते हैं। ठीक है, हम सब मोबाइल चलाते हैं। अब जो मोबाइल चलाने का ज्ञान है वो हमने क्या किया? वो हमने अर्जित किया है, वो हमने प्राप्त किया है। ठीक है, लेकिन इसको चलाने के लिए जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वह कहां से आया? वो हमारे पास बुद्धि थी, तब हम इस ज्ञान को, इस मोबाइल को चलाने की जो स्किल है वो सीख पाए हैं। ठीक है, किसके माध्यम से सीख पाए हैं? बुद्धि के माध्यम से हम ये ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं। ठीक है, बुद्धि है आपके पास तभी आप मोबाइल चला पा रहे हैं। मोबाइल चलाने का ज्ञान आपने प्राप्त किया है। बुद्धि तो जन्मजात है। ठीक है, किताब पढ़ना, किताब से आप और भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आप ज्ञान बढ़ा सकते हैं लेकिन बुद्धि बढ़ा नहीं सकते। आपके पास बुद्धि है तभी तो आप इस किताब को पढ़ पा रहे हो, इस किताब से आप ज्ञान अर्जित कर पा रहे हो। आपके पास बुद्धि है तभी आप कंप्यूटर चला पा रहे हो। कंप्यूटर चलाने का जो ज्ञान है वह आप प्राप्त कर पा रहे हो। किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि ना होती तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे, है ना। बुद्धि है तभी आप ज्ञान प्राप्त कर पाते हो। बुद्धि, ज्ञान अर्जित है, बुद्धि जन्मजात है। कहने का मतलब है जो बुद्धि है वो तो हमें प्रकृति ने दी है, जन्मजात है, लेकिन जो ज्ञान है वो आप प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, हमको भगवान ने बुद्धि तो दी है लेकिन मोबाइल कैसे चलाया जाता है ये हमने सीखा है। यदि एक व्यक्ति बुद्धिमान है तो आवश्यक नहीं कि वह विद्वान और ज्ञानवान भी है। बुद्धि तो हम सबके पास है, लेकिन कुछ लोग मेहनत करके, अपनी स्किल्स को डेवलप करके, ज्ञान अर्जित करके बहुत सारी किताबें पढ़ करके शीर्ष पर बैठे हैं, और कुछ लोग जो है जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया लेकिन बुद्धि उनके पास भी है, वो क्या है? वो बेकार है। बहुत सी बातों को जान लेना ज्ञान है। ढेर सारा नॉलेज कलेक्ट कर लेना ज्ञान है, किंतु उसका उपयोग करना बुद्धि है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास पैसा तो बहुत आ जाता है, लेकिन उस पैसे को कैसे यूज करना है ना, कैसे खर्च करना है, सही जगह कहाँ लगाना है उस पैसे को, ये उनके पास बुद्धि नहीं होती है, तभी फिर वो बेकार हो जाते हैं। बुद्धि उद्देश्य है, ज्ञान उस तक पहुंचने का एक साधन है। बुद्धि में प्रतिभा नहीं है, विकार आने से ज्ञान विस्मरण हो जाता है, परंतु बुद्धि विकार आने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। जो बुद्धि है ये प्रतिभा नहीं है, इट्स नॉट अ टैलेंट। बुद्धि प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा के अंतर्गत दो बातें आती हैं, एक तो मौलिक योग्यता आ जाती है, दूसरा एक अभ्यस्त कौशल यानी नेटिव कैपेसिटी और प्रैक्टिस स्किल। किसी भी स्किल पर जब आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं तो वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाती है। बुद्धि केवल मौलिकता के साथ संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिकता के साथ। यह स्मृति भी नहीं है, इट्स नॉट अ मेमोरी। यह स्मृति भी नहीं है। कई बार देखा गया है कि कम बुद्धि वाले व्यक्तियों की स्मृति बहुत तेज होती है, जो जिनके पास बुद्धि कम है लेकिन फिर भी उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यह कौशल नहीं है। जो बुद्धि है हमारी ये कौशल भी नहीं, क्योंकि वो कौशल तो हम अर्जित करते हैं, सीखते हैं। कोई भी नई स्किल आपको सीखनी हो तो आप उस पर काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना, सीख जाते हैं। बुद्धि कौशल से भी अलग है। कौशल सीखा जाता है, स्किल्स को हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, अभ्यास करते हैं और इसे डेवलप कर लेते हैं। परंतु बुद्धि को नहीं बढ़ाया जा सकता कि आज हमारी बुद्धि कम है, इसको हम जो है बढ़ा लें, बढ़ाया नहीं जा सकता। आप स्किल्स पर काम करके उनको डेवलप कर सकते हैं, ये तो जन्मजात होती है। अब बुद्धि के कुछ प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस देखिएगा। मूर्त बुद्धि देखिए, मूर्त बुद्धि जिसको कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जो मूर्त बुद्धि है इसे गत्यात्मक या क्रियात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गत्यात्मक या क्रियात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको मोटर इंटेलिजेंस भी कहते हैं। थॉर्नडाइक इसे यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या नाम दिया है? थॉर्नडाइक ने कहा है ये यांत्रिक बुद्धि है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। किसका? जो मूर्त बुद्धि है इसका संबंध किससे होता है? यंत्रों से होता है, मशीनों से होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कि आपके वैज्ञानिक और मैकेनिकल इंजीनियर आ जाते हैं। जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनके अंदर मूर्त बुद्धि होती है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, मूर्त बुद्धि के परीक्षणों में आमतौर पर ऐसे परीक्षण बनाए जाते हैं जिनमें यंत्रों का एकीकरण करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपके मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, वैज्ञानिक हो गए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनका जो संबंध है ये क्या कर रहे हैं। ये आपके कौन है? मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ये मशीन पर काम कर रहे हैं, है ना, इंजीनियर है। इनके अंदर मूर्त बुद्धि है। ये कौन है? साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक है, इनके अंदर मूर्त बुद्धि मिलेगी आपको। साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो इनके अंदर आपको मूर्त बुद्धि मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अमूर्त बुद्धि किसके अंतर्गत होती है? अमूर्त बुद्धि, अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि वाले व्यक्ति का संबंध सूक्ष्म चिंतन एवं मनन से होता है। ऐसे लोग बहुत ही सूक्ष्म चिंतन कर लेते हैं, मनन करते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व को पढ़ने लिखने, प्रतीकों के प्रयोग करने, सूत्रों के हल करने और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है, क्योंकि वो अमूर्त रूप से सोच सकते हैं, इमेजिनेशन करके सोच सकते हैं, कल्पना कर लेते हैं। जो कलाकार होता है वह इमेजिनेशंस में खोया रहता है, कल्पनाओं में खोया रहता है। एक चित्रकार होता है वह चित्र को अपने दिमाग में बनाए रहता है और फिर उसको जो है कहाँ, जो चित्रकार होता है वो फिर पेंटिंग के माध्यम से उसको हमारे सामने लेकर के आता है। कवि जो होता है वह इमेजिनेशन करके, कल्पनाएं करके लिखता रहता है। लेखक हो गए, दार्शनिक हो गए आदि इसी बुद्धि का प्रयोग करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, अमूर्त बुद्धि का। ठीक है, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें ये एक कौन है? ये चित्रकार है एक, है ना, और डॉक्टर कुमार विश्वास कौन है? एक कवि है। ठीक है, और ये आपके कौन है? लेखक है। ये कौन है? सोक्रेट्स कौन है? दार्शनिक है। इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? इनके अंदर आपकी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। मूर्त बुद्धि बुद्धि का वह भाग है जो प्रकृति में विद्यमान भौतिक
अथवा मूर्त वस्तुओं पर चिंतन करता है। और वहीं पर जो अमूर्त बुद्धि है यह प्रकृति की भौतिक वस्तुओं के अंदर छिपे रहस्य और सूक्ष्म ज्ञान पर चिंतन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक बुद्धि की। सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने और उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता से है। जो सामाजिक बुद्धि होती है वह ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति जो होता है, सामाजिक बुद्धि वाला, वो अन्य व्यक्तियों के साथ शीघ्रता और सुगमता से समायोजन कर लेता है। यानी कि अगर उसको नए लोग भी मिल जाते हैं तो उनके साथ भी वो वार्तालाप शुरू कर देता है, बातचीत शुरू कर देता है और 4-6 लोगों में बड़े ही आराम से वो एडजस्ट कर लेता है। किसी भी नए समाज में जाकर के वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, क्योंकि उसको समाज से वो बहुत जल्दी रिलेशन बना लेता है, संबंध बना लेता है। ठीक है, सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है। उनमें जो है सहयोग, सहानुभूति, सद्भाव, समाज सेवा आदि के गुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो एक कुशल नेता भी हो सकते हैं, आपके मंत्री भी हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं जिनके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। आपके मोदी जी, ठीक है, एक कुशल नेता हैं, है ना। और यहाँ पर जिसके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है वह पूरे समाज को, वह समाज सेवा करता है, उसके अंदर सद्भाव होता है, सहानुभूति होती है। इस बंदे ने इनकी भी हेल्प कर रहा है और जो इधर नीचे रह गया है ना, इसको भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये समाज सेवा के रूप में इसके अंदर सहानुभूति है। ठीक है, कि मैं इसको भी साथ ले लूं, इनको भी साथ ले लूं। आपके सोनू सूद जिन्होंने जो है बहुत लोगों की मदद की, जिनको लोग गरीबों का मसीहा, न जाने क्या क्या नाम जिन्होंने दिया है लोगों ने इनको, तो इनके ये क्या है, समाज सेवा बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है, ये सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों के अंदर सामाजिक बुद्धि अच्छी पाई जाती है। अब बुद्धि के कुछ सिद्धांत है, इन पर बात कर लेते हैं। एक सत्तात्मक जो सिद्धांत होता है जिसको यूनिफैक्टर और मोनार्चिक थ्योरी कहा जाता है, इसे एक खंड का सिद्धांत भी कहा गया है। इस सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिक बिने टर्मन स्टर्न है। जो एक सत्तात्मक सिद्धांत है इसके समर्थक कौन है? बिने टर्मन स्टर्न। इनके अनुसार बुद्धि एक इकाई है और संपूर्ण बुद्धि एक समय में सक्रिय होकर के एक ही प्रकार का कार्य करती है। बिने टर्मन स्टर्न कहते हैं कि जो बुद्धि है वो एक इकाई है, ठीक है, और जो संपूर्ण बुद्धि है वो एक समय में एक साथ एक्टिव होकर के एक ही प्रकार का काम कर सकती है। क्योंकि जब हम किसी एक काम को कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा दिमाग वहीं कंसंट्रेट हो जाता है। इसीलिए बिने कहते हैं, टर्मन कहते हैं, स्टर्न कहते हैं कि हमारी पूरी बुद्धि एक साथ काम करके, एक साथ इकट्ठा होकर के, एक साथ सक्रिय होकर के एक ही काम पर फोकस कर पाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि सर्वशक्तिशाली मानसिक शक्ति है। जो बुद्धि है वो सर्वशक्तिशाली मानसिक शक्ति है जो सभी मानसिक योग्यताओं पर शासन करती है। किंतु यह सिद्धांत दोषपूर्ण माना गया है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति गणित में निपुण हो वह कला में भी निपुण होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या हो गया, विकार आ गया। ठीक है, इसको दोषपूर्ण माना जाता है। फिर हमारी आ जाती है द्वितत्वीय या द्विखंड का सिद्धांत, जिसको टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं। एक तो सामान्य तत्व या जिसको हम सामान्य योग्यता कहते हैं, जनरल एबिलिटी या फिर जी फैक्टर, विशेष तत्व या योग्यता, स्पेसिफिक एबिलिटी या फिर एस फैक्टर भी उसको कहते हैं। अब स्पीयरमैन जो इस सिद्धांत के समर्थक हैं, उनके अनुसार इस बुद्धि में दो तत्व होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो जी कारक होता है, जनरल फैक्टर होता है, सामान्य कारक जो है, यह कारक सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। हम सभी में जो जनरल फैक्टर है वो सब में पाया जाता है। यह कारक जन्मजात होता है, ठीक है, जिसको प्रकृति ने हमें दिया है। यह कारक सदैव समान रहता है। सामान्य कारक में प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, अलग अलग होता है। यह कारक जिस व्यक्ति में अधिक होता है वह दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल होता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये जनरल फैक्टर बुद्धि का अधिक होता है वह दूसरे व्यक्तियों की तुलना में अधिक सक्सेस होता है, जन्मजात होता है। एस कारक की क्या विशेषताएं हैं? यह कारक
भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न अर्थात कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। एस कारक जो है स्पेसिफिक फैक्टर जो है विशेष, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग कम या अधिक हो सकता है। ये कारक क्रिया विशिष्ट होता है, अर्थात भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट कारक होते हैं। अलग अलग क्रियाओं के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग क्या होते हैं, इनके प्रकार भी होते हैं, कारक होते हैं। व्यक्ति में जिस विशिष्ट कारक की अधिकता होती है, जिस व्यक्ति के अंदर जो एक विशेष कारक पाया जाता है वह उसी में निपुण हो जाता है। ठीक है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जो प्लेयर्स होते हैं, तो इनके अंदर एक विशेष फैक्टर पाया जाता है बुद्धि वाला, इसीलिए वो अपने काम में माहिर हो जाते हैं। विशिष्ट कारक को अर्जित किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि आप विशिष्ट कारक को अर्जित कर सकते हैं। अर्जित का मतलब यह है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस पर काम करके, एक्सपीरियंस जो है आप उस पर काम करके, अभ्यास करके उसको आप क्या कर सकते हैं, इसको अर्जित कर सकते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के कारक होते हैं, यह व्यक्तिगत भिन्नता का भी एक कारण होता है। बहुकारक सिद्धांत जो बुद्धि का है इस पर बात करते हैं, जिसको मल्टी फैक्टर थ्योरी कहा गया है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने? थॉर्नडाइक ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके मतानुसार बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का समूह है। ये कहते हैं कि जो बुद्धि हमारी वह कई प्रकार की शक्तियों का समूह है और विभिन्न प्रकार की शक्तियों में से किसी भी प्रकार की समानता आवश्यक नहीं है, ऐसा कहते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक बुद्धि के समान तत्व को नहीं मानते। वो कहते हैं बुद्धि का कोई समान तत्व तो नहीं होता है। ठीक है, ये इस बात को नहीं मानते हैं। उनके विचार से सभी मनुष्यों की बुद्धि विशेष होती है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी समान तत्व वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी मनुष्यों की जो बुद्धि होती है वो विशेष ही होती है, हर व्यक्ति विशेष ही होता है। यदि किसी में एक विषय की योग्यता है तो उससे उसके दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि दूसरे विषय की योग्यता इसके अंदर कितनी होगी, इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब बुद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनका बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, बुद्धि को जो कारक प्रभावित करते हैं उन्हीं कारकों का बुद्धि लब्धि पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अतः जो तत्व या कारक बुद्धि को प्रभावित करते हैं वही कारक बुद्धि लब्धि IQ को भी प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति की मानसिक आयु ज्यादा होगी तो उसकी बुद्धि लब्धि भी ज्यादा होगी, ऐसा माना जाता है। अब देखिए, मानसिक आयु पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। किस पर? मानसिक आयु पर। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बुद्धि लब्धि को प्रभावित करने वाले वही कारक हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। जैसे कि वंशानुक्रम का बहुत फर्क पड़ता है। बच्चों के माता पिता दोनों बुद्धिमान होते हैं तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर जो गुण होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के भी होते हैं और फिर उसका हमारे दादा दादी के भी गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वंशानुक्रम होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाती है। अगर माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चा भी डेफिनेटली बुद्धिमान हो ही जाता है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है बुद्धिमान माता पिता के मूर्ख बच्चे निकल जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, हालांकि वंशानुक्रम का अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बालक जिस प्रकार के वातावरण में रह रहा है, उसको जैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार से डेवलप करती है। सामाजिक वातावरण, बालक किस प्रकार के समाज में रह रहा है यह भी उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार का समाज है, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या जो है कि सब अनपढ़ लोगों के बीच में वो रह रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक वातावरण कैसा है, ठीक है, धार्मिक वातावरण घर में कैसा है, घर में पूजा पाठ होती है, भगवान को याद किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है, इसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। आर्थिक वातावरण का मतलब है जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है उसका प्रभाव। विद्यालय का एटमॉस्फेयर जो होता है उसका भी बच्चे की बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। फिर बात आती है मैच्योरिटी की, परिपक्वता की। जैसे जैसे बालक में परिपक्वता आती जाती है उसकी बुद्धि विकसित होने लगती है। किसी बच्चे में जल्दी परिपक्वता आ जाती है
तो वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, उसकी बुद्धि भी जल्दी बढ़ जाती है। तो किसी में देर से आती है लेकिन प्रभाव इसका पड़ता है। स्वस्थ आदतें, हेल्दी हैबिट्स का प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ता है। रुचि के अनुसार कार्य करने के जो अवसर होते हैं उनका भी प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। इच्छा शक्ति, विल पावर, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का भी प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक स्थिरता का भी हमारे बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है। प्यारे दोस्तों, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम बुद्धि का मापन डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बुद्धि का अर्थ, परिभाषाएं, इसके सिद्धांत, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। और अगर आप हमारे पेड नोट्स चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, 9628182649। ठीक है, 9628182649, इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।